हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सही में कहूँ तो ये ओवरऑल एक बेसिक चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, यानी अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में देखो ये चैप्टर अगर आपको आगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको तत्वों की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तत्वों की नॉलेज के साथ साथ उनके जो बेसिक गुण हैं वो आपको पता चल जाएंगे, और इन्हीं गुणधर्मों का उपयोग आगे जाके अलग जो हमारे चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो डी एफ ब्लॉक हो, चाहे वो थोड़ा बहुत आपका उपसंयोजन यौगिक हो, उन समय इन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इवन पी ब्लॉक के अंदर भी, पी ब्लॉक का भी जो थोड़ा बेसिक्स वाला जो पार्ट आता है उसको समझने के लिए आपको यही जरूरत पड़ती है, इन्हीं सभी चीज़ों की। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा एक बेसिक चैप्टर जो है आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब अब ये स्टार्ट अपना हो चुका है। ओके, क्लियर है। और आई होप लेकिन इससे पहले आपको जो पुराना जो पार्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो, चीज़ें जितनी क्लियर रखोगे केमिस्ट्री के अंदर उतना अच्छा रहेगा, और कोशिश करना चीज़ों को याद ना करो बल्कि समझो, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। ठीक है, आज हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम सीखेंगे वो है हमारा आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। ओके बच्चों, तो बेसिकली आज हमें दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हमारे लेने वाले ये हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है या फिर आवर्त सारणी क्या होती है, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उससे पहले जो हमारा बेसिक जो हिस्ट्री है पहले हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ से फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास जो कि इजी होते हैं वो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ध्यान रखना बच्चों, कोई भी डाउट आए, कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप तुरंत कमेंट करके मुझे बता देंगे ताकि उसको हम इंस्टेंट क्लियर कर लें। ओके, ये मत करना कि भाई लाइव क्लास है लेकिन आप इसको बाद में देखो, नहीं, ये वाली चीज़ मत करना। जितना हो सके लाइव क्लास को टाइम पर ही देखे करो ताकि आप इंस्टेंट चीज़ें पूछ भी सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे हमारे पास, देखो हमारा मेन फोकस कहाँ पर है, हमारा मेन फोकस है तत्व के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखा जाए तो मुख्य तौर पर हम तत्व के बारे में सीखते हैं। देखो, अगर वैसे देखा जाए हमारे पास तो तत्व हमें क्या कहाँ मिलते हैं, अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पे तत्व हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो होते हैं मेरे प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी कि जो आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और एक होते हैं आपके कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि हमारा मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। मानव निर्मित की यानी जो हमने खुद से बनाया, लैब के अंदर जो बनाए गए तत्व है ना। आज के टाइम में ऐसा हो जाता है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि तत्वों को बना नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम तत्वों को बना सकते हैं। इवन नए नए तत्वों की खोज भी इसी आधार पर भी की जा रही है कि नए तत्व को बना दें, ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे दो तरीके होते हैं जिससे हमें तत्व प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे टेक्निकली अगर देखा तो हमारे पास इन टोटल 118 तत्व हैं। इन टोटल अभी तक 118 में से प्राकृतिक हमारे पास ज़्यादातर है, करीब 92 तत्व करीब करीब प्राकृतिक हैं, और जो बच गए जो हमारे तत्व हैं और जो आगे खोज की जा रही है वो आपके ज़्यादातर आपके कृत्रिम तत्वों के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी उनको हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि अब देखो यहाँ पर तत्वों पे एक चीज़ और भी हम जानते हैं जो आपको आगे पता भी चलेगा कि कुछ तत्व इनमें से भी अगर देखा जाए तो स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी भी होते हैं। ठीक है, मतलब तत्वों को भी अगर देखा जाए ना तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनमें से हमारे पास तत्व दो टाइप के आ सकते हैं, और कैटेगरी में देखा जाए तो एक तो हमारे पास होते हैं हमारे तत्व जो कि आपके स्थायी होंगे, और कुछ होते हैं मेरे अस्थायी। ठीक है, अस्थायी मतलब कि आपके जो होते हैं रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो धर्मी तत्व। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी आती है हमारे पास। ठीक है, स्थायी मतलब कि जो आपके सामान्य तत्व हैं जो प्रकृति में नॉर्मली रहते हैं और खुद ही से ही जो खत्म नहीं होते, बेसिकली वो आपके स्थायी हैं। लेकिन कुछ तत्व हमारे पास ऐसे भी होते हैं प्रकृति के अंदर, या मानव निर्मित तत्व ऐसे भी होते हैं जो स्वयं से ही रिएक्शन करते रहते हैं और खुद ही से ही खत्म होते चले जाते हैं। मतलब एक टाइम पे अगर एक्चुअल में वो पूरी तरीके से जीरो अमाउंट उनकी बच जाती है, उनको आप रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व कहते हो, ये अस्थायी वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल तत्व का बेसिक आइडिया होता है। ठीक है, अब बात अब ये आती है कि हमारे पास तत्व तो 118 पाए जाते हैं, जिनमें स्थायी भी है, अस्थायी भी है, प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित, सब टाइप के तत्व हैं।
अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क बेसिकली ये है कि उन तत्वों के गुणों को समझ के हम उनका आगे उपयोग में ले पाएँ, है ना। मेन तो वही टास्क है हमारे पास। जैसे कि देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे आभूषणों की अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोहे के आभूषण नहीं बनाते, है ना, या फिर हम सोडियम के आभूषण नहीं बनाते, हम बनाते हैं सोने के, चांदी के, प्लेटिनम के बनते हैं, है ना। इनके हमारे आभूषण बनाए थे, ज्वेलरी बेसिकली इनकी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि सोना हुआ, चांदी हुआ, जो प्लेटिनम जो होता है, ये पहली बात तो क्या होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ये उत्कृष्ट धातु है, इनको कहा जाता है। ये स्वयं से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये जैसे हैं वैसे रहना पसंद करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो मैं लोहे के आभूषण बनाऊँ तो क्या होगा, लोहे में कुछ टाइम बाद जंग लग जाती है ना, तो वो अच्छा नहीं है, तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। सोडियम अगर पहन लोगे तो वही, वो तो पूरा जला देगा स्किन को, वो तो तुरंत रिएक्शन कर लेता है। तो ऐसे ही हम किसी भी प्रकार का आभूषण बनाते हैं, वो देखते हैं कि उसके गुणधर्म क्या है हमारे पास, है ना। इसी प्रकार से देखो, अगर हम बात करें वायरिंग की बात करते हैं, अच्छा वैसे एक चीज़ और होती है, उत्कृष्ट धातु में चमक भी बहुत अच्छी होती है, तो वो चमकते भी बहुत अच्छे, एक फैशन वाली चीज़ निकल के भी आती है ना। अच्छा मान लो अगर मैं वायरिंग की बात करता हूँ, घर के अंदर हमारे पास जो वायरिंग आती है, आपको पता है, वो नॉर्मली अगर देखा था वायरिंग किस बेसिस पे देखी जाती है कि वो जो तत्व है वो विद्युत का चालक है या नहीं है ना। तो ये चीज़ देखी जाती है। अगर अधातुओं से वायरिंग नहीं बनाई जाती क्योंकि वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, या फिर हम बात करें, हम सोने की वायरिंग भी नहीं बनाते क्योंकि वो महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है ना। सिल्वर की वायरिंग बना सकते हैं, सिल्वर भी बहुत अच्छा चालक होता है, लेकिन महंगा पड़ जाता है और तुरंत शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी रह जाता है। लेकिन कॉपर की वायरिंग की जा सकती है, वो एक अच्छा चालक भी है, महंगा भी नहीं होता है, और उससे अच्छी सप्लाई भी मिल जाती है, मतलब आपको एक सही चालन देखने को मिल जाता है जितनी ज़रूरत है। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो वो अति चालक हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से चालन करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिससे कि आपके जो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा सिल्वर में बहुत ज़्यादा होता है, इससे उसकी वायरिंग नहीं की जाती। कॉपर की कर ले तो कॉपर परफेक्ट है, जितना प्रतिरोध होना चाहिए वो रहता है, विद्युत का चालन भी करता है और महंगा भी नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, तो उसकी वायरिंग की जाती है ना। तो वही वाली बात है हमारे पास कि आप कौन से तत्वों का उपयोग कैसे लेना है, वो तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके गुण क्या है, और बिना उसके गुणधर्म को जाने आप उनका उपयोग नहीं ले सकते, है ना। अब बात हमारे पास ये भी आती है कि भाई गुण तो चलो हमें पता चल जाएंगे, लेकिन अब उनका सही उपयोग किसका लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप तत्वों को सही तरीके से वर्गीकृत करना स्टार्ट करो, उनको अरेंज करो उनके गुणों के आधार पे, ताकि कंपेयर करते हुए आप उनका आगे जाके उपयोग भी अच्छे से ले पाओ, ठीक है। तो ये वाली बात आती है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है, ओके। यानी कि अगर बात करें, अगर मोटा मोटी बात कि अगर आपके पास टोटल 118 तत्व अगर हमारे पास है आज के टाइम पे, तो आप अगर उनका उपयोग लेना चाहते हो सही तरीके से, बहुत ज़रूरी है कि आप उन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना स्टार्ट करो, उनके गुणों के आधार पर उनका समूह बनाना स्टार्ट करो, ताकि आप उनकी अच्छे से स्टडी भी कर पाओगे और बाद में उनको उपयोग भी फिर अच्छे तरीके से ले पाओगे, अगर मानव कार्य में अगर बात की जाए तो, ओके। तो ये बेसिक इस चैप्टर का मेन पर्पस होता है। आप तत्वों की पूरी नॉलेज लोगे, नंबर 1 तत्वों का ज्ञान लोगे, दूसरा तत्वों के गुण पता करोगे, जिससे कि आगे जाके उनका जो उपयोग की बात आ जाएगी तब आप उनको अच्छे तरीके से उनका उपयोग भी ले पाओगे, उनका अनुप्रयोग अच्छे तरीके से कर पाओगे, ओके। सो ये बेसिकली इस चैप्टर की बात है, ठीक है, क्लियर है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। काफ़ी लेट आए वहाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अभी तक मैंने बेसिक इस चैप्टर का इंट्रो को बताया है कि बेसिकली हमारे पास तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार से तत्वों को बांटते हो कहीं ना कहीं, और इनका मेनली चैप्टर में मेन उपयोग क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो चैप्टर आपका तो काफ़ी थियोरेटिकल रहने वाला होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे गुणधर्मों के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले हम बात करने वाले हैं कि तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा है जो आपके सिलेबस से वैसे हटाया भी गया है, लेकिन हम उसको सिर्फ शॉर्टकट में कर लेंगे, ठीक है। मेन जो हम पढ़ने वाले होंगे इस चैप्टर के अंदर तत्वों के वर्गीकरण के अंदर, वो हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। वो हमारे लिए मेन रहता है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स हैं पहले वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तत्वों के वर्गीकरण की अगर बात करेंगे तो देखो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, वो आपके किया था लावोजिए साइंटिस्ट ने, ठीक है। तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था लावोजिए द्वारा, ठीक है। कैसे वर्गीकृत किया गया था, इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था किसके आधार पे, धातु और अधातु के आधार पे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पता ही है भाई लावोसिए, एंटोनी लावोसिए कौन होते हैं, बेसिकली रसायन विज्ञान के जनक इन्हीं को कहा भी जाता है। मेरे को फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई भी थी कि भाई एंटोनी लावोसिए थे जिन्होंने रसायन विज्ञान का जनक जिन्हें कहा जाता है, और एक रीज़न ये भी बन जाता है कि इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करना सबसे पहले स्टार्ट किया था धातु या अधातु के आधार पर, ठीक है। तो बेसिकली धातु क्या बोला था, धातु बेसिकली वो कहे गए थे, आपको पता है धातु कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं,
और अधातु कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि ये केवल एक अकेला गुणधर्म नहीं है, और भी बहुत सारे गुणधर्म होते हैं। जैसे धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक नहीं होती। धातु जो होता है वो तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, और धातुओं में ऐसे नहीं होते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे बेसिक गुणधर्म होते हैं अगर देखा जाए धातु और अधातुओं के मध्य। लेकिन वही वाली बात है कि स्टार्टिंग में ये वर्गीकरण किया गया, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास उपधातु का कॉन्सेप्ट आता है, ये फेल हो जाता है। इसकी फेलियर कब देखने को मिलती है? अगर हम बात करेंगे ये फेल कब होता है, जैसे हमारे पास उपधातु का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच वाले गुण पाए जाते हैं, वो हमारे उपधातु होते हैं। तो यहाँ पर जैसे उपधातु का कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये वाला जो वर्गीकरण था वो फेल हो जाता है, बहुत जल्दी फेल होता है, ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्टाइल था। लेकिन जैसे ही फेल हुआ तो कहीं ना कहीं फिर और साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया, ठीक है, वर्गीकरण करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड नंबर पर आए थे वो थे मेरे डोबी राइनर। तो डोबी राइनर का त्रिक नियम आता है फिर हमारे पास सबसे पहले तो, ठीक है। फिर हमारे पास है डोबी राइनर का त्रिक नियम। देखो त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का बेसिकली मतलब होता है, त्रिक का मतलब क्या होता है? तीन का समूह, ठीक है। इनका जो नियम होता है तीन का समूह होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि डोबी राइनर ने क्या किया था? देखो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ये बोलता है डोबी राइनर का कि अगर आप तत्वों के तीन तीन के समूह बनाओ, मतलब तीन तीन तत्वों का ऐसे समूह बना लिया और उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि तत्वों बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो अन्य दो का औसत होता है। यानी कि इनका स्टेटमेंट क्या है? इनका स्टेटमेंट ये था, बहुत ध्यान से समझना, कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो नहीं, इसे ऐसे नहीं, यदि तीन तत्वों तीन तत्व ले रहा है, ठीक है, यदि तीन तत्वों का समूह को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो का औसत होता है। तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो का औसत होता है, ठीक है। अगर इसके बहुत ही बेसिक एग्जांपल की बात करेंगे तो देखो सबसे बेसिक एग्जांपल जो दिए गया था वो आपके जो एनसीईआरटी बुक के अंदर भी रहता है। ये कौन सा रहता है? के पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर हम बात करेंगे परमाणु भार की तो मैंने आपको ट्रिक बता रहा है कि यार तीनों का परमाणु भार आप बता सकते हो, है ना। पता आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे लिथियम का तो परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, और इसका मेरे पास क्या होता है आपका 19, हाँ, ठीक है। तो ये आपका इनका परमाणु क्रमांक रहता है। अगर परमाणु भार की बात करेंगे तो आपको पता है भाई लिथियम का जो परमाणु भार है वो आपका 7 होता है, अपवाद वाला है। सोडियम का परमाणु भार आपका 23 होता है, और इसका मेरे पास होता है आपका 39 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम क्या बोल देते, हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है तीनों तत्वों को, ठीक है। अब ऐसे में अगर मैं अन्य दो तत्व का औसत हूँ तो वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं परमाणु भार का अगर औसत लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो 7 प्लस पोटेशियम का परमाणु भार है 39, औसत के लिए जोड़ के जितनों का औसत ले उसे संख्या से डिवाइड लगा दो। तो 2 का औसत ले रहे हो, 2 का जोड़ा अपॉन 2 से ही डिवाइड लगाया, ठीक है। एक क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि 23,
अगर आप फोकस करोगे तो ये आपके सोडियम का परमाणु भार ही होता है, जो कि बीच वाला तत्व हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या था, डॉबेरेन ने त्रिक बनाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात थी कि ये फेल हो जाता है, क्योंकि तत्व बहुत सारे थे, लेकिन ये केवल टोटली 5 त्रिक ही बना पाता है केवल, यानी 15 तत्वों को ये व्यवस्थित कर पाता था, ठीक है। अगर इसके फेल की बात करेंगे तो ये फेल क्यों होता है, क्योंकि केवल 5 त्रिक ही बनाए, ठीक है। केवल 5 त्रिक ही ये बना पाया था, लेकिन तत्व बहुत सारे थे। अब भाई तुम केवल 5 के लिए अगर जस्टिफिकेशन दोगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर कोई नियम है तो वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए ना कि वो हर एक पर बराबर लागू हो, लेकिन ये तो केवल 5 त्रिक पे बना पाया, यानी कि 5 मतलब कितने तत्व पर ही लागू होता है ये जो नियम है। एक त्रिक में 3 तत्व होते हैं, यानी कि टोटल 15 तत्व ही ऐसे थे जिनको ये प्रॉपरली, जिस पे ये नियम लागू हो पाया था। उसके और अन्य तत्वों पर ये फेल हो जाता है, तो इसलिए ये नियम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर जब ये फेल हो गया तो फिर हमारे पास अगला साइंटिस्ट आते हैं। अगला साइंटिस्ट कौन आया, देखो इसके बाद हमारे पास आया था न्यूलैंड, और हमारे पास अगला नियम आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर हमारे पास कौन आता है, फिर मेरे पास आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, ठीक है। अब देखो अष्टक का मतलब होता है, अष्टक बेसिकली मतलब होता है 8, और देखो फोकस करना, ये वर्ड आगे वाले चैप्टर्स में फिर से रिपीट भी होता है, इसलिए भाई इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो अष्टक नियम क्या बोलता है, इसका मतलब ये था कि अगर आप देखो, इसने भी कुछ ना कुछ चीज़ें सेम बोली थी जो कि डोबेरेन ने कहा था। इसने क्या बोला कि आपके जो भी तत्व हैं आप उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला वाला तत्व है और उससे जो 8वें वाला जो तत्व होगा उसके गुण समान होंगे। इसने ये कहा था, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो फर्स्ट तत्व के गुण उससे 8 तत्वों के गुण के समान होंगे। इन्होंने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। कैसे किया था अब देखो समझो। यहाँ पर वैसे एक बार बता दूं, आपको पता भी होगा कि आपके पास ये जो नियम दिया गया था, जो न्यूलैंड ने दिया था, इसकी तुलना से में से संगीत के 7 स्वरों से भी की थी। और यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी तुलना संगीत के स्वरों से की जा सकती है। इसकी तुलना संगीत के स्वरों से की जा सकती है, मतलब कौन से स्वर, सारे गामा पादा निसा, जो हमारे स्वर होते हैं बेसिकली, उनसे जो है आप इसकी तुलना भी कर सकते हो। कैसे, अब देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे संगीत के स्वर कौन से हैं, तो देखते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। तो जो सा होता है, जो 8वें, इसके बाद जो सा आता है वो ये सेम सा आ जाता है ना। अब देखो हमारे पास कौन कौन से तत्व ज्ञात थे उस टाइम पे, तो हमारे पास ज्ञात थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर हमारे पास कौन था, फिर हमारे पास सोडियम था। ठीक है, मतलब एक रफ कुछ तत्व मैंने यहाँ तक लिख दिए। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कोई भी तत्व चूज करना है, उस तत्व से आपको देखना पड़ेगा कि उसके 8वें नंबर का तत्व कौन सा है, और आपको देखने को मिलेगा कि वो दोनों जो तत्व हैं वो समान गुण को रखते हैं। जैसे कि मान लो, अगर मान लो मैं लेता हूँ बेरिलियम लेता हूँ, बेरिलियम को मैं पहला वाला तत्व लेकर चलता हूँ, इससे 8वां तत्व कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। 8वां तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे, ये फिक्स है इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो, मान लो मैं कार्बन पूछता हूँ, चलो आप मुझे बताना फटाफट से कि अगर मैं कार्बन लेकर के चलता हूँ तो कार्बन से कौन सा ऐसा तत्व होगा जो इस नियम के अनुसार गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ओके, मुझे कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हुए चलते हैं ना। चलिए बताइए, मैं साइड में हट जाता हूँ। आपको बताना कार्बन से कौन सा ऐसा तत्व होगा जो समानता प्रदर्शित करने वाला है गुणों के अंदर। के कौन सा करेगा? अरे बताओ भाई, क्या चुप्पी बैठे हुए तुम लोग यार। सिंपल सी बात है, को कार्बन से अगर लेके चलेंगे तो कार्बन से 8वां मेरा सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समान गुणों को प्रदर्शित करेगा कार्बन के जैसे। ओके, या देखो ये नहीं कि हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। अगर तुम आंसर नहीं दे रहे तो मुझे किसी वर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये नहीं कि भाई क्लास में आए हो बस हेलो गुड आफ्टरनून बोल के मैं जा रहा हूँ भाई, ये नहीं। जवाब दोगे तो मानूंगा कि हाँ भी कुछ सीखा है। ठीक है, और इसके लिए दिमाग इंस्टेंट चलाना पड़ता है। ठीक है, चलते हो, आपको प्रॉपर टाइम भी मिलता है। मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल कोई पूछ रहा होता है यार। अगर ये तो बहुत ही बेसिक्स है, मतलब अगर आप देखो हमने 11th में भी सब पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। चलो कुछ नहीं भी पढ़ा, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन हम तो वो सारा कवर कर रहे हैं ना, तो जवाब तो दो। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन आप देखो इस नियम में क्या था? इस नियम की प्रॉब्लम ये थी कि तत्व हमारे पास अगेन काफ़ी सारे ज्ञात थे, लेकिन ये जो नियम था ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। ध्यान रखना, इस नियम की फेलियर कहाँ पर हो जाती है? इसके नियम की फेलियर ये है कि ये ओनली कैल्शियम तक ही कैल्शियम तक ये जो नियम है ये लागू होता है, उसके अलावा ये नियम फिर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब अगेन अगर ये फेल हो गया तो फिर कौन आएगा? फिर देखो हमारे पास वैसे देखो एक आया था, लोथर मेयर आया था हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया था? फिर मेरे पास आया था आपका लोथर मेयर वक्र आता है। फिर आता है देखो लोथर मेयर ग्राफ। देखो इसने क्या थी, इसने भी कहीं ना कहीं सेम से चीज़ की थी। इसने अपने ग्राफ में क्या बनाया था? इसने बोला था कि अगर मैं तत्वों के परमाणु भार और उनका जो परमाणुवीय आयतन है उसके मध्य इसने ग्राफ बनाया, और इसने देखा कि वहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसे अलग अलग पीक प्राप्त होती है, अलग अलग चोटियाँ पीक उसे प्राप्त होती हैं। जहाँ पर इसने बोला कि भाई जो ग्राफ में कहीं ना कहीं एक जैसी स्थितियों पर होंगे उनके गुण समान होते हैं। कैसे? इसने देखो ये बोला, इसने बेसिकली सिंपली बात है ग्राफ बनाया था। ठीक है, ग्राफ किसने बनाया था? ग्राफ इसने बनाया था परमाणु भार और परमाणु आयतन। ठीक है, इसने देखा कि ग्राफ कैसा बनना है। देखो जैसे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हम रख रहे हैं तो तत्वों को क्या करेंगे? आपको ग्राफ बनेगा। कुछ इस टाइप से इसका जो ग्राफ है वो ओवरऑल देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर इसने बोला कि देखो यहाँ पर अब हर एक
पे अलग अलग कुछ तत्व रखे थे। कहाँ पे? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो पीक पे था, यहाँ पर हमारे पास लिथियम था, यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पोटेशियम था, यहाँ रुबिडियम था हमारे पास, है ना, इस प्रकार से था। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे बेरिलियम था, इस प्रकार से, है ना। ये कुछ हमें देखने को मिला था। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिला था यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको अलग अलग चोटियाँ यानी पीक्स आपको प्राप्त हो रही हैं जब आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो तत्व समान स्थितियों पे हैं, सिमिलर पोजीशंस पे होंगे, उनके गुण समान होंगे। जैसे कि देखो हमारे पास चोटी में कौन कौन मिल रहा है, लिथियम मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, रुबिडियम मिल रहा है। तो उसने क्या बोला, सभी की सभी चोटी में मिल रहे हैं ना, यानी कि सभी के गुण समान रहने वाले हैं। इसका मतलब ये बोल दिया इसने, ठीक है। इन सभी गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे लोग, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगर हमारे पास देखो चोटी के जस्ट दाहिनी ओर अगर देखा जाए तो हमें कौन देखने को मिलता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। तो उसने क्या बोला कि ये तत्व चोटी के दाहिनी ओर मिल रहे हैं तो इनके गुण सभी समान रहने वाले होंगे। इस प्रकार से फैकोनी की बात करेंगे तो FeCO और Na ये सभी एक जगह पर मिल रहे थे एक साथ, तो मतलब इनके गुणधर्म भी कहीं ना कहीं सिमिलर से ही होने वाले हैं। तो इसने ऐसे बोला कि जो समान स्थितियों पर पाए जाएंगे जो तत्व, उनके गुण समान रहते हैं, ठीक है। उसका बेसिक स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट यही था कि जो तत्व ग्राफ में समान स्थितियों पर हैं, उनके गुण समान होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो था बेसिकली इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो और भी जगह पर आप कह सकते हो, जैसे कि एक दो मैं चलो बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको फ्लोरीन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो समान परिस्थिति में देखो ये सभी कहाँ पर है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, ग्राफ की जो पीक है उसके हमेशा लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर जगह पर आ गए, ग्राफ से लेफ्ट में आ गए, मतलब पीक से लेफ्ट में, तो ये सभी समान गुण प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है बेसिकली जो ग्राफ है ये आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये वाली बात थी, ठीक है। लेकिन अब देखो ये ग्राफ वाला पार्ट था, लेकिन हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से तत्वों को अरेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि ग्राफ से आप इसे इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। फिर हमारे पास आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीफ, ठीक है। फिर हमारे पास कौन आए थे, फिर मेरे पास आए थे मेंडलीफ, और उन्होंने सबसे पहले तत्वों को एक सारणीबद्ध करने का प्रयास किया था, जिसको बोला गया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है। तो हम बात करने वाले हमारे पास फाइनली मेंडलीफ की या मेंडलीफ का तो मेंडलीफ का आवर्त नियम, ठीक है। तो अब इन्होंने नियम दिया था, इसके आधार पे इन्होंने प्रॉपर एक सारणी बनाई थी। ये सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध करने का प्रयास किया था, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा इन्फो है पर दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो और देखो बच्चों कोई भी डाउट है तो पूछते हुए चलना, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा पार्ट भी है जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। रीज़न ये है कि हमें इसको इतना क्यों पढ़े डिटेल में थोड़ा बहुत, इसलिए कि आपके जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी वो कैसी बनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल डिफरेंस कहाँ पर आता है ताकि आपको उसका महत्व अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। अच्छा देखो, तो देखो मेंडलीफ का आवर्त नियम ये था, मेंडलीफ ने ये बोला था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने क्या बोला कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि निश्चित समय के बाद गुणधर्मों में रिपीटेशन, पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, ठीक है। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है
निश्चित समय बाद गुणों में पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, यानी अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो ऐसे में क्या मिलेगा आपको, तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, यानी आवर्ती फलन वो उसके होते हैं, इसने ये कहा था। ठीक है, और इस आधार पे इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम तत्वों को सारणीबद्ध किया। सबसे पहले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध करने का ट्राई किया था, यानी तत्वों को एक प्रॉपर टेबल में अरेंज करने का ट्राई किया था, और उस सारणी को क्या बोला गया, उस सारणी को बेसिकली कहा गया था आपकी आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि आवर्त सारणी क्या होती है, तो बेसिकली सबसे पहले मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट इन्होंने आवर्त नियम के आधार पे जो नियम बोला गया, जो स्टेटमेंट इसको बोला गया आवर्त नियम, और उसके आधार पे इन्होंने सारणी बनाई जिसको आवर्त सारणी कहा गया था। ठीक है, अब आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी, अब चलो वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो वैसे अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये नहीं थी, ये तो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी, लेकिन हाँ चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो उन्होंने सारणी क्या बनाई थी, हमें देखो उनकी सिर्फ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। देखो वैसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि सारणी में कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। देखो जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल के अंदर देखो हमारे पास दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होती है, क्षैतिज पंक्ति, एक तो हमारे पास क्या रहती है इस प्रकार से जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं। लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या होती है, क्षैतिज पंक्ति। ठीक है, क्षैतिज पंक्ति, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बेसिकली हम कहते हैं क्या, इनको हम बेसिकली कहते हैं आपके आवर्त, या फिर इनको कभी कभार श्रेणी भी कहोगे। ठीक है, आवर्त या श्रेणी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपकी क्षैतिज पंक्ति है जो लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। ठीक है, उनको आवर्त या श्रेणी कहा जाता है। और अगर मान लो हम देखें वर्ग में, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इस प्रकार से, अगर आप कहाँ पे जा रहे हो, अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, तो जो आप टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो उसको आप बेसिकली कहते हो क्या, इसको आप कहते हो वर्ग या फिर समूह। ठीक है, इसे वर्ग या समूह कहा जाता है। वर्ग में ऊपर से, जब से आप ऊपर से नीचे किसी चीज को पढ़ते हो तो। ठीक है, तो देखो आपके पास देखो ना, ऑफिस दो टाइप के कॉलम बन सकते हैं, दो टाइप के बॉक्स बन रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ सकोगे, यहाँ जाओगे, या फिर ऊपर से नीचे आने वाले हो। ओके, अच्छा अब सवाल हमारे पास इसमें से बस इतना सा थोड़ा सा रह जाता है कि हमारे पास जो आवर्त सारणी थी जो कि आपके मेंडलीव ने बनाई थी, उसमें कितने आवर्त थे या कितने समूह थे, है ना, या कितने वर्ग थे। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, हमारे पास उसमें टोटल 8 आवर्त थे। तो सॉरी, हमारे पास कितने थे, हमारे पास टोटल 7 आवर्त थे। ठीक है, और वर्ग कितने थे, वर्ग थे मेरे पास टोटल 8। ठीक है, इस प्रकार से जो थे हमारे तत्व थे। इन टोटल हमारे पास सारणी में आवर्त या फिर हमारे पास जो वर्गों की जो संख्या थी। ठीक है, हालांकि इसमें देखो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इस बंदे ने एक काम और भी किया था छोटा सा। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने ये भी करा था कि अगर आप देखोगे कि हमारे पास इसने जो भी वर्ग बनाए थे, जैसे अगर आपके पास ये कोई भी अगर आपका वर्ग है तो उस वर्ग को इसने दो हिस्सों में उपवर्गों में विभाजित भी किया था। कौन कौन से, ए और बी करके, यानी कोई भी वर्ग आप देखोगे ना उसमें हमेशा आपको उपवर्ग देखने को मिलते हैं ए और बी। तो छोटे छोटे वर्गों को, मतलब वर्ग को इसने छोटे छोटे उपवर्गों में भी इसने विभाजित किया ए और बी करके। ठीक है, कि कुछ तत्व ए में आएंगे, कुछ तत्व बी में आएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बेसिकली तो इसका विभाजन था हमारे लिए। ओके, और इसी आधार पर इसने पूरी सारणी को बनाया था। ठीक है, हालांकि वही वाली बात है कि पूरा डिटेलिंग में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने को बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब देखो वही वाली बात है कि इसने अगेन अरेंजमेंट किया तो सही, लेकिन ये भी फेल हो जाता है कुछ पॉइंट्स पे आकर के। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है। अब जब ये फेल हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। ठीक है, और उन्होंने फाइनली नियम दिया था मोजले का आवर्त नियम,
या मोज़ले का आधुनिक आवर्त संयम। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आता है, जब मेंडलीव ही फेल हो जाता है ना असल में, तो मेंडलीव के बाद क्या आता है, फिर हमारे पास एक्चुअल में साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था हेनरी मोज़ले, और उन्होंने फिर नियम दिया था। ठीक है, उस नियम को बोला गया था आधुनिक आवर्त नियम। क्यों बोला गया था, समझो। एक्चुअल जो मेहनत थी ना वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेंडलीव ने ही की थी, लेकिन मोज़ले ने क्या किया था, बस थोड़ा सा चेंज किया था। उसने क्या चेंज किया, इसने ये बोला, मेंडलीव ने क्या बोला था, या आप तो मेंडलीव क्या, मैं तो कहा जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब लोगों ने क्या बोला था कि आप तत्वों को किस में व्यवस्थित करोगे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना। जितने भी साइंटिस्ट सबने ये किया था। देखो, जैसे कि हमारे मेंडलीव थे, उन्होंने क्या बोला, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना। हमारे लोथर में भी परमाणु भार को लेकर के चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास न्यूलैंड था, उसने भी परमाणु भार का जिक्र किया था। इसके अलावा डोबेरेन ने भी, जो सबसे पहले आया था, उन्होंने भी परमाणु भार का ही जिक्र किया था। तो हर कोई क्या करता, परमाणु भार को आधार मानते हुए चल रहा था। इवन मेंडलीव ने भी जब अपनी सारणी बनाई थी, उसने परमाणु भार को आधार माना। लेकिन अगर देखा जाए, मोज़ले ने क्या बोला, परमाणु भार ना लेकर के परमाणु क्रमांक यूज में लो, वो ज्यादा सही रहेगा। तो मोज़ले ने क्या बोला, इसने ये बोला कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, सेम हेनरी मोज़ले की लाइन को उसने कॉपी पेस्ट किया, सॉरी मेंडलीव की लाइन को, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु, और उसने क्या बोला, भार की जगह बोला परमाणु क्रमांक। कि जो तत्वों के जो गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, वो बेसिकली आपके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यानी अगर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो ऐसे में आपको वहाँ पे एक सही रिपीटेशन देखने को मिलता है। और ये बोला गया कि देखो, परमाणु भार की तुलना में देखोगे ना तो परमाणु क्रमांक ज़्यादा अच्छा आधार बनेगा। कैसे, इसके लिए उन्होंने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट भी शो करके दिखाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली लिया था तत्व, इन्होंने बेसिकली दो ग्राफ बना के दिखाए। क्या, देखो, एक तो उन्होंने क्या किया था, ग्राफ के एक्स अक्ष पे एक तरफ उन्होंने लिया था क्या, एक तरफ तो उन्होंने लिया था परमाणु भार, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और एक तरफ इन्होंने लिया था परमाणु क्रमांक, जिसको जो है Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इन्होंने वाई अक्ष पे क्या लेता है, वाई अक्ष पे बेसिकली इन्होंने लिया था उस तत्व से बनने वाली जो आपकी एक्सरे किरण है उसकी आवृत्ति। एक्स पे क्या लिया था, वाई अक्ष पे इन्होंने लिया था तत्वों की एक्सरे की आवृत्ति। अगर वो आपकी न्यू है तो इसने लिया था न्यू रूट, उसका वर्गमूल इसने लिया था। का वर्गमूल। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था कि जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों की आवृत्ति का वर्गमूल लिया था। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, ये बेसिकली क्या प्रदर्शित, ये बेसिकली प्रदर्शित कर रहा है उस तत्व के गुणधर्म को। आगे देखो, हर एक तत्व की अगर खुद की जैसे जो एक्सरे होती है, एक्सरे किरण होती है, तो वो उसका खुद का विशेष गुण हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने एक अक्ष पे परमाणु भार लिया और एक अक्ष पे इसने क्या लिया था, तत्वों का गुण ले लिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये ग्राफ इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बनाया था, मतलब परमाणु भार के साथ भी और एक तरफ परमाणु क्रमांक के साथ भी। इन्हें ग्राफ में क्या देखने को मिला, इन्हें ग्राफ में देखने को मिला कि जब परमाणु भार के साथ जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इन्हें ग्राफ प्राप्त होता, यानी एक थोड़ा सा अनिश्चित सा ग्राफ प्राप्त हुआ। बढ़ तो रहा है ग्राफ लेकिन अनिश्चित तरीके से, कभी वैल्यू ऊपर भी हो सकती है, कभी नीचे भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से कुछ ग्राफ प्राप्त हुआ। लेकिन जब परमाणु क्रमांक के साथ लिया गया तो ग्राफ आपको ऑलमोस्ट सीधा प्राप्त हुआ था, करीब करीब सीधा। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित ये कर रहा है कि अगर परमाणु भार की जगह पर अगर परमाणु क्रमांक लेके चलते हो तो आपको रिपीटेशन तो देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ ग्राफ बना, चूंकि आगे ग्राफ क्या बनेगा,
तो आपको नहीं पता ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, या उसके सीधे सीधे चले जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इजीली मुझे पता चल सकता है कि अगला पॉइंट कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो ये वाली बात है, इसलिए इन्होंने कहा था कि परमाणु भाग की जगह पर आप परमाणु क्रमांक यूज लेकर देखो, वहाँ पर आपको तत्वों के गुण ज़्यादा अच्छे तरीके से रिपीटेटिव देखने को मिलने वाले हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी आवृत्ति आपको जो है आवर्ती फलन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात जो इन्होंने कहा था, ठीक है। और इसके आधार पर ही इन्होंने क्या किया था, उस तत्वों को अगेन सारणीबद्ध किया था, और फिर जो सारणी बनाई गई थी उसको बोला गया था आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। और इसके आधार पर जो सारणी बनाई गई उसको बोला गया था आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि देखो मेंडलीफ ने जो नियम दिया था उसमें बताया आवर्त नियम, मोजले ने नियम मेंडलीफ के बाद में दिया है, कई थोड़ा आगे वाले टाइम में दिया है, यानी कि मॉडर्न टाइम में दिया है। इसलिए मेंडलीफ का जो नियम है उसको बोलते हैं पीरियोडिक नियम या पीरियोडिक लॉ, यानी कि आवर्त नियम, और मोजले ने बनाया था बाद में, थोड़े आधुनिक समय बनाया था, उसको बोला गया था आधुनिक आवर्त नियम। ओके, नियम यही था, इसको संशोधित किया गया था, तो उसको आप आवर्त नियम का संशोधन भी कह सकते हो या आधुनिक आवर्त नियम कह सकते हो, ठीक है। और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो सारणी बनाई गई तो मेंडलीफ ने बनाई थी आवर्त सारणी, यहाँ पर इसको बोला गया था आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो क्योंकि बाद में दी गई थी, ओके, इसलिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया था। और वैसे इसका एक नाम और भी है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चाहो तो आवर्त सारणी का वर्तमान रूप, यानी आज के टाइम पे हम जो सारणी देखते हैं, कायदे से मतलब आवर्त सारणी पुरानी थी जो कि मेंडलीफ ने बनाई थी, लेकिन उसको सही करके संशोधित करके जो बनाया गया वो आधुनिक आवर्त सारणी, तो वो हमारा आज का वर्तमान रूप है जो हम आज देखते हैं। या फिर इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। दीर्घ का मतलब क्या था, बड़ा, यानी कि देखो बड़ा क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मेंडलीफ के टाइम पे तत्व कम ज्ञात थे, है ना, तो वहाँ पे कम तत्व थे उस सारणी के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर। लेकिन आज की जो सारणी है उसके अंदर तत्वों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 118 तत्व हो चुके हैं, तो ऐसे में वो सारणी को बड़ा होना भी था, उसका साइज ज़्यादा बड़ा रहता है ना, तो इस चीज़ को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे दिखती है, तो बेसिकली आप ये जो टेबल देखते हो, जो आपके नॉर्मली एनसीईआरटी के अंदर देखते हो, यही बेसिकली आपकी आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, इसको दीर्घ आवर्त सारणी भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली वो सारणी हमारे लिए हो जाती है। इस सारणी में देखा जाएगा तो हमारे पास टोटल 118 तत्व होते हैं, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा, पूरे 118 तत्व हमारे पास यहाँ पाए जाते हैं इस सारणी के अंदर, ठीक है। परमाणु क्रमांक 118 का मतलब क्या कि हमारे पास टोटल 118 तत्व हैं, ज्ञात हैं आज के टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेंडलीफ के टाइम पे जो है इतने सारे तत्व ज्ञात नहीं थे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कुछ फर्क भी आया था, अगर आप कंपेयर करके देखोगे, कुछ यहाँ सिमिलर भी हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। तो क्या क्या सिमिलर है, डिफरेंट है, थोड़ी सी चलो हम आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास इसके आवर्त की, ठीक है, आवर्त की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 7 आवर्त पाए जाते हैं, और इतने ही आवर्त क्या थे आपके मेंडलीफ के अंदर भी थे, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे मेरे पास वर्ग के लिए अगर बात करेंगे तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 18 वर्ग पाए जाते हैं, 18। लेकिन अगर देखा जाए मेंडलीफ में, तो मेंडलीफ में हमारे पास टोटल 8 ही वर्ग थे, यानी वहाँ पे तत्व कम थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हमारे पास इन टोटल 18 पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हर एक देखो वर्ग का नंबर ऊपर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 वर्ग हमारे पास यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ध्यान में वर्ग वही सेम चीज़ जो ऊपर से नीचे जो पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपका वर्ग हो जाता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूँ तो वो आपका बेसिकली आवर्त हो जाएगा, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उसको बोलूँगा आवर्त। ओके, क्लियर है? ओके, जल्दी से पहले मुझे बताओ यहाँ तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं है। ओके, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया यहाँ तक का क्लियर है, या अगर कहीं कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला आवर्त लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, वर्ग को ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो कुछ बातें और भी निकल के आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर देखा जाए तो हमारे पास देखो आवर्त कौन कौन से, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। चलो, और देखो
हमारे पास देखो सबसे पहला तो आपका ये होता है फर्स्ट आवर्त, ठीक है। सेकंड वाले को अब ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड आवर्त हो जाता है। यहाँ पर फिर आपके पास आता है आपका ये फोर्थ आवर्त चल रहा है, फिर ये वाला आपका होता है फिफ्थ हो जाता है, फिर ये आपका सिक्स्थ है, और यहाँ पर ये आपके पास सेवंथ है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया नीचे की तरफ भी तो 2 आवर्त है ना, ये भी तो होता है कि 8वां और 9वां भी होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, ये 8वां 9वां नहीं है। असल में ये जो आवर्त है, फोकस करो, ये जो आपके तत्व हैं ये असल में देखो यहाँ पर आते हो, ये आपका जो सेम कलर जो आपको येलोइश या आपका जो एक लाइट ग्रीनिश जो कलर दिख रहा है देखो आपको यहाँ पर आता है। तो 57 से लेके 71 के जो तत्व है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका छठा आवर्त ही होता है जिसको लेंथनर श्रेणी कहा जाता है। देखो श्रेणी शब्द यहाँ पर आते हैं, और इसी प्रकार देखो ये जो रेडिश पार्ट है 89 से लेकर के 103 वो यहाँ पर आता है। ये बेसिकली आपका 7वें नंबर की आवर्त में आता है। पर वह कि टेक्निकली अगर देखा जाए या मैकेनिकली अगर देखा जाएगा तो इसको यहाँ पर रखा नहीं जा सकता, यानी हमारे पास टोटल 14 तत्व होते हैं, अलग से आप रखते हो जिनको आप यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके आवर्त छठे और 7वें के अंदर ही आते हैं, इसको 8वां या 9वां आवर्त नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना 8 आवर्त है, मतलब सॉरी 7 आवर्त है और टोटल 18 हमारे पास वर्ग हो जाते हैं, ओके। अच्छा तो एक चीज़ समझो, हमारे पास क्या होता है, अब ये जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है अगर देखा जाए तो देखो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे तत्व हैं, और हर एक तत्व आप एक तरीके से मान लो कि जैसे इंसान की तरह है। अब इंसान कहाँ पे रहते हैं, इंसान बेसिकली रहते हैं घर के अंदर रहते हैं, है ना। तो हर एक बॉक्स उनका अपना घर हो जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि सोसाइटी वाला टाइम है तो आज के टाइम पे अपार्टमेंट्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, कि कोई अपने सोसाइटी के अंदर एंटर किया तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक करके हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉक आ जाते हैं। उन ब्लॉक के अंदर फिर अलग अलग मंजिल होती है, यानी कि अलग अलग फ्लोर होते हैं, और उसमें किसी पर्टिकुलर घर में हमारे पास अपना जो एक घर होता है वो वहाँ पर होता है, ठीक है। सेम अगर आपको किसी भी तत्व की बात करेंगे तो इस तत्व को क्या है, हमने इस पूरी आवर्त सारणी को तत्वों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में हमने डिवाइड किया है, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हमारे ब्लॉक की, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो आवर्त सारणी है, कौन सी आवर्त सारणी, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इस पूरी आवर्त सारणी को बेसिकली हमने 4 ब्लॉक में विभाजित किया हुआ था, ठीक है। जैसे होता है कि सोसाइटी के अलग अलग ब्लॉक होते हैं, सेम उसी प्रकार से आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी को हमने 4 ब्लॉक में विभाजित किया है। कौन कौन से ब्लॉक, ये ब्लॉक बेसिकली मेरे कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। बेसिकली 4 ब्लॉक में जो है इनको विभाजित किया गया है, ठीक है। अच्छा विभाजन का रीजन क्या है, विभाजन का रीजन ये है कि आपको याद हो तो आपके पास जो लास्ट जो आपका चैप्टर था परमाणु की संरचना, वहां पर बेसिकली मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था, जहां पर हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन SPDF कक्षक में जा सकता है। तो वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक भी होता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, बेसिकली वो वाले तत्व हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, यानी एस ब्लॉक क्या होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, एस कक्षक के अंदर जाएगा, तो वो आपके क्या होता है, आपका एस ब्लॉक के तत्व आपके कहे जाते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक क्या होता है आपके पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएगा, इसलिए उसको पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। डी में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन टी कक्षक में जाता है, तो वो आपका डी ब्लॉक तत्व हो जाता है। और एफ ब्लॉक क्या होता है कि आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है, तो उसको आप एफ ब्लॉक का तत्व कहते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हमारे पास कौन सा ब्लॉक कौन कौन सा है, चलो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये जो लेफ्ट के ये 2 वर्ग हैं, यानी हाइड्रोजन वाला और ये बेरिलियम वाला, इनका अभी सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना, लास्ट में हमेशा एस में जाता है। तो पहला वर्ग और जो दूसरा वर्ग है वो बेसिकली आपका एस ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है। यानी आपके ये जो वर्ग है स्टार्टिंग के 2 वर्ग,
ये बेसिकली आपके एस ब्लॉक के होते हैं, ठीक है, ये आपके एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक तत्व होते हैं ये, ठीक है। तो यानी कि एस ब्लॉक तत्वों की वर्ग संख्या कौन कौन सी रखी गई है, ध्यान रखना, वर्ग संख्या 1 और 2, ये बेसिकली आपके एस ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के कौन से होते हैं, लास्ट में पी में कहाँ पड़ जाता है, देखो, तो बोरॉन से लेके नियॉन तक के पार्ट, यानी कि हीलियम वाला पार्ट, यानी वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 तक जितने भी तत्व हैं उन सब में कॉमन चीज़ यही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी कक्षक में जाता है, तो वो आपका पी ब्लॉक है। यानी कि ये जो वर्ग है आपका, ये बेसिकली आपका होगा पी ब्लॉक, ठीक है। यानी कहाँ से कहाँ तक है, वर्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक, 3 से 13 से लेके 18 तक, ठीक है। वर्ग संख्या 13 से 18 के जो तत्व होते हैं वो बेसिकली आपका पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक कौन सा होता है, डी ब्लॉक देखो दोनों के बीच का होता है, ठीक है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के आपका जो जिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक, ठीक है, ये बेसिकली आपका डी ब्लॉक होता है। यानी कि हमारे पास कहां से कहां तक हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिकली आपके डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक कौन सा, देखो एफ ब्लॉक की अगर ध्यान रखना, एफ ब्लॉक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना, देखो एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है, देखो एफ ब्लॉक के तत्व देखो सारे एक ही जगह पर आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वर्ग संख्या 3 होता है, ध्यान रखना, एफ ब्लॉक को वर्ग संख्या 3 दिया गया होने को इसके अंदर अगर देखा जाए एक सिंगल आवर्त में कहीं ना कहीं आपके पास 14 तत्व हो जाते हैं, है ना। देखो 57 से लेकर के अगर देखोगे 71 तक तो टोटल 14 तत्व आपके पास आते हैं, लेकिन सभी की वर्ग संख्या 3 होती है, ये ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसके लिए हमारे पास वर्ग संख्या 3 इसकी होती है, ठीक है। हालांकि हाँ, आवर्त में हम कह सकते हैं कि छठा और सातवां आवर्त होगा, लेकिन वर्ग संख्या सभी के 3 है, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर आती है, ओके, क्लियर है, बता दो भाई यहाँ तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं, कि कौन सा चीज़ कहाँ मिलती है। तो बेसिकली आपके पास ये जो छठा और जो सातवां आवर्त जो आपको यहाँ दिख रहा है, जिनको हम बोलते हैं लेंथेनर और एक्सटर्नल श्रेणी, ये बेसिकली आपका एफ ब्लॉक होता है, ओके। सो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाता है। एक बार से आराम से देख लो, मैं चाहूँगा कि किसी का कोई भी डाउट तो पहले यहाँ तक बताइए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके इन अलग अलग ब्लॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी हम डिटेलिंग भी देखने वाले हैं। तो डिटेलिंग आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली होगी, तो इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कोई भी डाउट है तो पहले बताइए, या क्लियर है तो थम्स अप सभी लोग पहले दिखाएंगे, फिर ही हम आगे बढ़ने वाले होंगे, ओके। चलिए, ओके, ठीक है, डन है यहाँ तक का पार्ट तो, ओके, ठीक है। चलिए, अब तो हम थोड़ा सा ब्लॉक की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग और कर लेते हैं, और हमारा पाँच अर्थ का यहीं तक करने वाला होगा भाई, ठीक है। तो देखो, अगर देखा है तो एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताते चलता हूँ। देखो,
पहली बात तो क्या होता है, देखो ध्यान रखना, वैसे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एस ब्लॉक की। देखो जैसे कि मैंने बताया, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या नंबर 2 के जो तत्व होते हैं वो बेसिकली आपके एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ग संख्या 1 और 2 में अगर देखा जाए तो एक चीज कॉमन है एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर ना केवल धातुएं मिलती हैं। ध्यान है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर क्या होती है, आपको धातुएं ही देखने को मिलती हैं, ओनली धातु, और कुछ नहीं होता, ठीक है। हालांकि में धातु सामान्य होती हैं और रेडियो एक्टिव भी हो सकती है, नो डाउट, लेकिन वैसे धातु ही होती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ओके, अब देखो वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करेंगे तो देखो वर्ग संख्या 1 की जो धातुएं होती है ना, इनको आप बोलते हैं वैसे क्षार धातु, ठीक है, और इनको आप बोलते हो क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है भाई, अब तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि क्षार धातु क्यों कह रहे हैं और क्षारीय मृदा धातु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आप प्रथम वर्ग के धातुओं के यौगिक अगर बनते हैं तो वो आपके ज्यादातर क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये क्षार धातुएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में सेकंड के लिए क्या बोला कि यहाँ पे भी क्षार आ रहा है, तो हाँ इनके यौगिक भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके यौगिक की एक खास बात यह कि मृदा यानी कि मिट्टी यानी कि पृथ्वी यानी कि भूपल्टी यानी कि ये इनके जो यौगिक होते हैं वो ज्यादातर क्षारीय होते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी की भूपल्टी पर ही पाए जाते हैं, ऊपर ही मिल जाते हैं, खोदोगे ना तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो आपके कौन से क्षारीय मृदा धातु के तत्व को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाएगा जो तत्व होते हैं ना, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका NS1 होता है, और N क्या है, बेसिकली N बेसिकली मेरी आवर्त संख्या होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखूं तो ये मेरी कोश संख्या भी होती है, कौन सी, बाह्यतम कोश संख्या। इनको जो है बाह्यतम कोश संख्या जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। सो ये वाली चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्षारीय मृदा धातु की, तो क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, बाह्यतम कोश का, वो आपका होता है आपका NS2, ठीक है। ये वाली बात आती है। अब क्योंकि मैंने बोला धातुओं का अर्थ है इलेक्ट्रॉन त्याग करना, तो कोई भी धातु उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती है, तो यहाँ पर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है, तो ऐसे में इसका अगर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीजन ऑर्डर से क्या रहती है, +1, और यहाँ पे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +2 का ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास और क्या काम का हो जाएगा, देखो यही सारी बात होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी एस ब्लॉक अगर पढ़ना है तो एस ब्लॉक हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एस ब्लॉक हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे पढ़ते हो, आप ऐसे नहीं पढ़ते कि आप लिथियम बेरिलियम या फिर सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम इस तरीके से नहीं पढ़ते, इनको पढ़ते हो वर्ग में ऊपर से नीचे। सभी जो तत्व हैं जो समान गुण के होते हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब एक वर्ग में चलेंगे। इसकी ट्रिक भी होती है हेलिना की रफ से फरियाद, या फिर बेटा मांगी कार्स को डब्बा पर, जो आप कहीं कहीं आपने सुनी भी होगी, ठीक है। और इनकेस आप किसी वर्ग की ट्रिक नहीं पता या किसी ब्लॉक की ट्रिक नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो फिर मैं उस ट्रिक को भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता होगी तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बताऊंगा, ओके, ये बता रखना, ये मेरी शर्त थोड़ी सी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब तो यहाँ पर एक छोटा सा अपवाद भी आता है, वो आपका आता है हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका थोड़ा सा जो अपवाद वाला पार्ट है चलो वो भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो अपवाद आता है वो बेसिकली आपका आता है हाइड्रोजन का आता है, क्यों, क्योंकि देखो मतलब आपका हाइड्रोजन का आता है, आपका हीलियम का भी आता है। देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है। अब मैंने क्या बोला, होने को कायदे से बिल्कुल सही है कि आपका एस ब्लॉक का आना चाहिए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जा रहा है, लेकिन हमने क्या बोला एस ब्लॉक में ज़्यादा धातुएं होती हैं, पर इसका अपवाद यह है कि हाइड्रोजन जो होता है ना वो आपकी अधातु होती है, ठीक है। तो वैसे ये एस ब्लॉक के अन्य तत्वों के साथ बहुत ज़्यादा गुणों में मैच नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, इतने में कर जाएगी भाई बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैचिंग हो रही है, लेकिन वैसे अधातु है और ये सभी धातु हैं तो इतनी मैचिंग भी नहीं रह पाती,
ठीक है। इसके अलावा एक आपको अपवाद देखने को मिलता है हीलियम केस में। तो अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 होता है, तो कायदे से आपका ये s ब्लॉक का होना चाहिए था। लेकिन हीलियम कहाँ पे होता है, हीलियम बेसिकली आपका होता कहाँ पर है, पर इसको p ब्लॉक में रखा गया है। रखने का रीज़न ये है कि गुणों में समानता, क्योंकि हीलियम क्या होती है आपकी अक्रिय गैस होती है, ठीक है। तो गुणों में समानता के आधार को मानते हुए हीलियम को p ब्लॉक अक्रिय गैसों वाले के साथ रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन सभी के सभी अक्रिय गैसें होती हैं और हीलियम भी उन्हीं में आती है, इसलिए उसको उसी के साथ रखा गया, बशर्ते उसका विन्यास s ब्लॉक वाले विन्यास से मैच क्यों ना करता, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा अपवाद आपको देखने को मिलता है s ब्लॉक के अंदर, ठीक है। क्लियर कट पार्ट है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले ब्लॉक पे, जो कि मेरा कौन सा था आपका p ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक पर थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पी ब्लॉक है ना काफी मिक्सचर रखता है अपने आप में। पी ब्लॉक एक अकेला ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें आपकी धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही पाई जाती है, ठीक है। यानी पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है हमारे पास, पी ब्लॉक के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास तीनों चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। हमारे पास धातु भी मिलती है, उपधातु भी होता है इसके अंदर, और इसके अलावा अधातु भी आपको इसी के अंदर ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। अच्छा डिफरेंस कैसे पता चलता है, वैसे देखो डिफरेंस करने का बहुत ही शानदार तरीका, अगर आप देखोगे ना इस आवर्त सारणी के अंदर तो उसको बहुत हिसाब से बनाया गया है। मैंने क्या बोला, देखो लिखते टाइम भी हम क्या बोलते हैं कि उपधातु, धातु और अधातु के बीच की कोड रखते हैं, तो मतलब उपधातु दोनों के बीच की एक बाउंड्री लाइन बनाते हैं, इसमें उनको बीच में रखा गया है। और इसी प्रकार से टेबल भी असल में इसी प्रकार से बनाई गई है। देखो इस टेबल में देखा जाए ना तो आपको बता दो उपधातु कौन कौन सी होती है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखो इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा पीओ को अक्सर काउंट नहीं करते, कई बार धातु में काउंट कर लेते हैं इस प्रकार। तो ये जो मैंने आपको कुछ अलग से जो मैंने एक लाइन खींच की, इस प्रकार से विकर्ण के रूप में एक लाइन बन गई है जो पूरी आवाज को दो समय विभाजित कर रही है। ये जो लाइन पे जो तत्व आ रहे हैं ये बेसिकली आपके उपधातु होते हैं, और देखो उपधातु के जो लेफ्ट में है वो सभी की सभी धातु हैं, और उसके राइट में जो होंगी वो आपकी अधातुएं होती हैं, ठीक है। अक्रिय गैसों को यहाँ पे काउंट मत करना, बस ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना उपधातु के लेफ्ट में क्या है, धातु है सभी के सभी, और राइट में क्या है आपकी अधातु है, और बीच में आपकी उपधातु आती है, ठीक है। तो कौन कौन सी उपधातु हमारे पास आती है, देखो मैंने लिखा भी इस प्रकार से, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या है मेरे पास, लेफ्ट में मेरे पास धातु है, और अगर बात करेंगे इसके राइट में तो वह धातु है, बीच में आपकी उपधातु होती है। कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये आपके टोटल 7 आपकी क्या होती है, आपकी उपधातु आपकी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब देखो वैसे कोई याद करने की ट्रिक भी होती है, क्या ट्रिक है चलो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको क्लियर रहे, ठीक है। देखो ट्रिक हमारे पास ये होती है, बी का मतलब देखो ट्रिक हमारे पास होती है ये जो है इसकी ट्रिक हमारी रह जाती है। ट्रिक क्या बोलते हैं, ट्रिक ये बोलती है कि बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आस्था, ठीक है। यानी कि हमारे पास ट्रिक क्या है कि बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आस्था, तो इससे आप याद रख सकते हो आराम से, ठीक है। तो हर एक का पहला वर्ड आपको सिंबल बता देगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि भाई कौन सी धातु है कौन सी अधातु है, लेकिन हमारे लिए उपधातु कौन सी है वो बता जाएगी। और इसके लेफ्ट में हमारे पास धातु रहेंगे और राइट में हमारे पास क्या रहती है, हमारे पास अधातुएं देखने को मिल जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर तो बात ये भी आती है कि हमारे पास देखो पी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो पी ब्लॉक के जो तत्वों का अगर हम बात करेंगे तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 तो S कक्षा तो पूरा भरा रहता है, और NP में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन टोटल रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए टोटल 6 वर्ग आते हैं हमारे पास, कौन से 6 वर्ग, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, हमारे पास रहते हैं आपके 3 से लेकर के 18 तक के।
इतने हमारे पास टोटल जो वर्ग है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए समझिए, अब हमारे पास कौन से वर्ग की क्या क्या खास बात होती है ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं हर एक वर्ग की। देखो हर एक वर्ग का एक नाम होता है, जिसके मैंने बताया हर एक वर्ग का नाम होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपके पास, देखो नॉर्मली पी ब्लॉक की खास बात होती है कि जो वर्ग का जो प्रथम तत्व होता है वही कहीं ना कहीं वर्ग का नाम भी डिसाइड करता है। जैसे देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कौन है, बोरॉन। तो ये जो आपका पूरा समूह है इसको हम क्या बोलेंगे, बोरॉन परिवार कहेंगे इसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलोगे, बोरॉन परिवार। इसका विन्यास क्या हो जाता है हमारे पास, इसका विन्यास हो जाएगा आपका NH2 और NP1, ये इनका सामान्य विन्यास। और n आपको पता ही क्या है, n बेसिकली आवर्त संख्या है या फिर जिसको आप कोष संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये सामान्य तौर पे +3 ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है आपका वर्ग संख्या नंबर 14 आती है। ठीक है, इसको देखो पहला वर्ड इसका कार्बन होता है, पहला तत्व इसका कार्बन है, इससे इसको कार्बन परिवार कहते हैं। इसका विन्यास NH2 NP2 होता है और ये +4 या फिर -4 किसी को भी प्रदर्शित कर सकते, दोनों का 50-50 चांस आता है, डिपेंडिंग कि जुड़ने वाला तत्व कैसा है उसके आधार पर ये +4 या -4 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास आता है आपका वर्ग संख्या नंबर 15वां। ये बेसिकली नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, इसको नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं इसका एक नाम और भी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप निकोजन भी कहते हो। निकोजन, निकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो यौगिक होते हैं वो दम घोटने वाले होते हैं, इससे इनको निकोजन कहते हैं। निकोजन का मतलब क्या होता है, दम घोटू। यानी अगर इस श्वास के साथ अगर हमारे शरीर में चले जाएंगे तो हमारा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनको दम घोटू तत्व यानी कि निकोजन कहा जाता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपके पास, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके पास हो जाएगा आपका सामान्यतः NH2 और NP3 होता है। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो विन्यास अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित स्थायी विन्यास। ओके, इसके अलावा ये आपका -3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, -3 को। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहते, ये धातुएं आ चुकी हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास आता है आपका वर्ग संख्या नंबर 16। ठीक है, जो कि मेरा ऑक्सीजन शुरू होता है, इसको ऑक्सीजन परिवार कहते हो। ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, और इसको जो है आप क्या बोलते हो, इसको आप चालकोजन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, चालकोजन क्यों, क्योंकि ये अयस्क बनाने वाले होते हैं। इनके काफी सारे यौगिक है जो अयस्क बनाने में काम करते हैं, इसलिए इनको चालकोजन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो वो आपका होता है आपका NH2 NP4 होता है और ये सामान्य तौर पे -2 ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है आपको वर्ग संख्या नंबर 17वां। ठीक है, पहले तो ये फ्लोरीन से स्टार्ट होते हैं, इनको फ्लोरीन परिवार नहीं कहते ज़्यादातर, इनका डायरेक्टली जो इनका सामान्य नाम है वो ज़्यादा फेमस है, इसको आप डायरेक्टली क्या बोलते हो, हेलोजेंस। ठीक है, और तो ये वर्ड अच्छे से दिमाग में रख लेना। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पूरा एक चैप्टर आता है 12th क्लास का, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, तो ये वाले तत्व वापस यूज आएंगे कहाँ पे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की हमें ज़रूरत पड़ने वाली पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इनका अगर बात करेंगे, आपका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या रहता है, आपका NH2 NP5 रहता है। ये सामान्यतः -1 ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर जो आपके जो तत्व होते हैं, जो मुख्यतः अधातु जो लक्षण है, वो इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अच्छा, और लास्ट
वर्ग, देखो इसके नाम बहुत सारे, वर्ग 18 के नाम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसके अलावा इनको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इसके अलावा इनको शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी संयोजकता क्या होती है, 0, ठीक है, इसलिए। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, NS2 NP6 होता है। कैसा होता है आपका, एक पूर्ण पूरित, एक पूर्ण पूरे स्थायी विन्यास इनके द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। और ये काफी स्थायी होता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई बंध नहीं बनाते, किसी से जुड़ते नहीं है, इसलिए इनकी संयोजकता 0 हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बेसिकली नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका, पी ब्लॉक का आपका तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पी ब्लॉक के तत्व, ध्यान रखना। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक खास बात और भी आती है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के सम्मिलित रूप को आप प्रतिनिधित्व तत्व भी कहते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। एक छोटा सा नोट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक तत्वों के जो सम्मिलित रूप होता है, इसको बेसिकली आप प्रतिनिधित्व तत्व कहते हो। इनको जो है प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ओके। तो ये वाला पार्ट आपका आता है एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का आता है। हालांकि ध्यान रखना, इनको जब पढ़ा जाता है हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलो मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात जो है आपकी यहाँ पर आती है, ओके। क्लियर है ये वाला पार्ट, ओके, डन है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है। सो बच्चों, आज के सेशन में देखा जाएगा तो हम इतना ही करने वाले होंगे। अभी देखो हमारे पास 2 ब्लॉक और बचे हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उनकी स्टडी हम करने वाले हैं हमारे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही रहने वाला होगा, बेसिक बात हमारी रहने वाली होगी, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छे से सुनना है, समझना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि हम कल के लेक्चर में सीखने वाले होंगे, जैसे कि IUPAC नामकरण भी आएगा, और इसके अलावा कुछ बेसिक गुणधर्म के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी गुणधर्म है, क्या क्या गुणधर्म है, वो सारी बातें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक आप अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। और तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो हमेशा की तरह, जैसे मैं कहता ही हूँ। और नॉट जस्ट की क्लास को केवल देखना है, बल्कि समझना, क्लियर रखना है, ठीक है। तो बच्चों, आज के सेशन में मेरी